क्लास 12th सब्जेक्ट बैंकिंग। आज चैप्टर 4 है। टॉपिक है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, साख पत्र। आज हम लोग साख पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। साख माने होता है विश्वास, पत्र माने लेटर, बिल्स। तो जब दो व्यापारियों के बीच में विश्वास पर आधारित लेन देन होता है, माने उधार लेन देन होता है, तो उस उधार लेन देन के प्रमाण के लिए भविष्य में कोई चीटिंग न करे, धोखा न करे, इसलिए उधार लेन देन के प्रमाण के लिए जो प्रपत्र लिखा जाता है उसे ही साख पत्र कहते हैं। तो प्रकार से जो इसकी उत्पत्ति है, साख पत्र की उत्पत्ति है, वो साख से हुई है। साख पत्रों का जो आशय है, ऐसे लिखित दस्तावेज से है या ऐसे लिखित प्रलेख से है जो किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी अधिकार का निर्माण करते हैं। ये ऐसे अधिकार का निर्माण करते हैं जिनके माध्यम से भुगतानों का निपटारा मांगने पर अथवा किसी निश्चित तिथि पर, अवधि पर किया जाता है। इसलिए साख पत्रों का आशय ऐसे प्रलेख से है, ऐसे लेख से है जिनका मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है और जिनके आधार पर साख एवं ऋणों का आदान प्रदान किया जाता है। ये साख पत्र का अर्थ हो गया। परिभाषा इसका है कि साख पत्र प्रकार से ऐसा प्रपत्र है जिसका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है और जिसका आधार साख या ऋणों का आदान प्रदान किया जाता है, इसे ही साख पत्र कहते हैं। साख पत्र के अनेक प्रकार हैं, विभिन्न रूप हैं साख पत्रों के, जैसे चेक, विनिमय विपत्र, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिजरी नोट, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, ऋण स्वीकृति पत्र, IOU, कोषागार विपत्र, ट्रेजरी बिल, बैंकर्स चेक, बैंकर्स चेक। तो ऐसे कुल 10 प्रकार के साख पत्रों के संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। सिलेबस के अनुसार जो प्रथम 4 साख पत्र हैं उन्हीं का अध्ययन ज़्यादा करेंगे, वही ज़्यादा आते हैं। चेक, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र और हुंडी। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे चेक के बारे में। चेक को धनादेश भी कहते हैं। चेक को धनादेश भी कहते हैं। चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र होता है जो किसी विशेष बैंक पर लिखा जाता है। चेक हमेशा किसी न किसी बैंक पर ही लिखा जाता है और इसमें लिखने वाला बैंक को यह आदेश देता है कि वह मांगने पर एक निश्चित रकम एक निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार किसी व्यक्ति को या चेक के वाहक को भुगतान कर दे। बैंक द्वारा जमाकर्ता को जो चेकबुक दी जाती है वह 10, 20 और 100 पन्नों की होती है। चेक को हिंदी में धनादेश कहते हैं। बैंक में जो राशि जमा की जाती है, चेक वस्तुतः उसमें से रुपया निकालने का एक साधन है, एक माध्यम है। चेक के ही माध्यम से हम रुपया निकालते हैं।
भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है कि चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो किसी विशेष बैंक पर लिखा जाता है और जो मांग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से देय नहीं होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे चेक की विशेषताएं। चेक की क्या विशेषताएं हैं? तो जैसा कि परिभाषा में बताया गया था कि चेक एक शर्त रहित लिखित प्रपत्र है जिसमें लेखक किसी विशेष बैंक को अपने हस्ताक्षर द्वारा एक निश्चित रकम किसी विशेष व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार किसी व्यक्ति को या चेक के धारक को बीयरर को मांगने पर देने की आज्ञा देता है। ये चेक की परिभाषा हो गई है। उसी से चेक की विशेषताएं निकल कर आती हैं। चेक की अनेक विशेषताएं होती हैं। जैसे चेक सदैव लिखित प्रपत्र होता है। चेक एक ऐसा दस्तावेज है जो हमेशा लिखा ही जाता है। दूसरा, चेक हमेशा एक शर्त रहित आदेश होता है। चेक हमेशा किसी बैंक पर लिखा जाता है और चेक हमेशा एक निश्चित राशि के लिए, अमाउंट के लिए लिखा जाता है। जो राशि लिखी जाएगी वह शब्दों और अंकों दोनों में लिखा जाएगा, दोनों में अंतर नहीं होगा, समान होगा। चेक के जो वाहक होंगे, बीयरर जो होंगे, वही उसका भुगतान प्राप्त करते हैं। चेक पर एक निश्चित तिथि पड़ी होती है। भुगतान प्राप्त करने के लिए चेक को बैंक के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है और चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होना भी अनिवार्य है, जिसका मिलान बैंक ग्राहक का जो नमूना हस्ताक्षर लिया रहता है उससे करता है। ये रही चेक की विशेषताएं। अब आगे चेक के पक्षकार। मुख्यतः चेक के 3 ही पक्षकार होते हैं। पहला है लेखक, आहर्ता, ड्रॉवर। जो व्यक्ति चेक लिखता है आहर्ता या लेखक कहलाता है। चेक वही व्यक्ति लिख सकता है जिसका बैंक में खाता होता है। दूसरा है देनदार या आहारी, ड्रॉवी। जिस बैंक को चेक का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, अर्थात जिस बैंक पर चेक लिखा जाता है, उसे आहर्ती या आहारी या देनदार कहते हैं। मतलब जो चेक की राशि को देगा उसी देनदार कहते हैं, माने बैंक। तीसरा है लेनदार या प्राप्तकर्ता, पेई। जिस व्यक्ति को चेक में लिखित धनराशि का भुगतान किया जाता है उसे प्रापक या अदाता कहते हैं। ठीक है। अब चेक लिखते समय हम किन किन बातों पर ध्यान देंगे इसके बारे में जरा हम लोग अध्ययन करेंगे। पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड at the time of writing check। पहली बात, हम चेक जब लिखेंगे तो जब खातेदार को अपने बैंक पर चेक लिखना होता है तो वह चेक बुक में से एक चेक निकाल कर या एक चेक फाड़ कर उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। जैसे दिनांक, अदाता का नाम, माने किसको दे रहा है उसका नाम, धनराशि अंकों और शब्दों दोनों में, खाता संख्या प्रायः चेकबुक पर ये पड़ी रहती है, लिखा रहता है पहले से ही, सिग्नेचर आदि सूचनाओं संबंधित होती है। चेक को भरते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि मामूली सी भूल या चूक या गलती होने पर चेक का भुगतान करने से बैंक मना कर सकता है। चेक लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उसमें पहला है डेट, तिथि। चेक पर दिनांक लिखना अनिवार्य होता है।
चेक की जो अवधि होती है, जो आप डेट डालेंगे उससे लेकर 3 महीने तक होती है। पहले यह अवधि, चेक की अवधि 6 महीने होती थी, लेकिन अब चेक की अवधि 3 माह होती है। सेकंड है पाने वाले का नाम, पेईज नेम। चेक की राशि का भुगतान जो प्राप्त करता है या प्राप्त करने वाला है, तो चेक पर भुगतान पाने वाले का नाम साफ साफ और सही रूप में लिखना चाहिए। यदि चेक लिखने वाले को स्वयं ही भुगतान लेना हो तो पाने वाले के स्थान पर स्वयं सेल्फ लिखना चाहिए। धनराशि अमाउंट, चेक भरते समय भुगतान की जाने वाली रकम स्पष्ट रूप से शब्दों और अंकों में एक समान लिखी जानी चाहिए। यदि दोनों में अंतर पाया गया तो बैंक चेक का भुगतान नहीं कर सकता या चेक का भुगतान कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट, लेखक के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ ड्रावर। चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यह हस्ताक्षर बैंक को दिए गए नमूने हस्ताक्षर जैसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट है वाहक या आदेशानुसार शब्द, बियरर और ऑर्डर वर्ड। जब प्राप्तकर्ता के साथ में वाहक शब्द लिखा होता है तो उसका भुगतान किसी भी व्यक्ति को जो चेक लेके बैंक की खिड़की पर प्रस्तुत होता है, बैंक के भुगतान काउंटर पर प्रस्तुत होता है, उसे ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि प्राप्तकर्ता के नाम के साथ में या आदेशानुसार शब्द लिखा होता है तो उसका भुगतान नाम लिखे व्यक्ति के आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को ही हो सकता है। बैंक अपने चेकों पर या वाहक को आदेशानुसार दोनों ही शब्द छपवा देते हैं। इसलिए उद्देश्य के अनुसार अनावश्यक शब्द काट देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिपर्ण, काउंटर फॉयल। प्रत्येक चेक छिद्रयुक्त रेखा द्वारा 2 भागों में बटा रहता है, बायां भाग और दाहिना भाग। इसमें बायां भाग छोटा होता है जो प्रतिपर्ण कहलाता है और दाहिना भाग बड़ा होता है जो चेक कहलाता है। जब चेक लिखा जाता है तो उसके साथ साथ प्रतिपर्ण माने बायां भाग को भी भर लेना चाहिए। यह भाग चेक बुक में लगा रहता है, जिससे पता चलता है कि ये संबंधित चेक किस व्यक्ति को कब और कितनी राशि का भुगतान किया गया। जबकि चेक को भरकर बैंक भेज दिया जाता है और प्रतिपर्ण को लिख लेने से यह आवश्यकता के समय भावी संदर्भ का कार्य करता है। भविष्य में अगर कोई ज़रूरत पड़ी, कोई केस हुआ, मुकदमा हुआ, तो एविडेंस के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। शुद्धता, एक्यूरेसी। चेक पर जितनी बातें लिखी हैं सभी शुद्ध सही होनी चाहिए। कोई चीज़ गलत न लिखा गया हो, बैंक को अंधेरे में न रखा गया हो, जानबूझकर कोई छल कपट न किया गया हो। इसलिए बैंक को एकदम शुद्ध, एक्यूरेसी होनी चाहिए। यदि चेक लिखते समय उसमें कुछ काटा गया हो अथवा कोई परिवर्तन भी किया गया हो तो ऐसे स्थान पर लेखक को अपने पूरे हस्ताक्षर कर देना चाहिए। बैलेंस की जांच। चेक के लेखक को यह चाहिए कि चेक लिखते समय बैंक बैलेंस का ज्ञान कर ले, बैंक बैलेंस की जानकारी कर ले। जितना बैलेंस हो उससे 1000 कम का ही चेक आप भुगतान के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।
तो इसलिए बैलेंस का ध्यान रखना चाहिए और उतनी ही राशि का चेक भुगतान करना चाहिए। बैंक में या खाते में पर्याप्त राशि नहीं है तो चेक को निर्गत नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये कानूनी अपराध माना जाता है। आज हम लोग इतना अध्ययन करेंगे।